मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो रहा है उसमें हम चर्चा कर रहे थे विश्व में जो जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि की जो प्रक्रिया है उन दशाओं का हम लास्ट के वीडियो में अध्ययन कर रहे थे। और ये जो आज का हमारा वीडियो है वो भी जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। देखिए, पिछले जो हमारे वीडियो आए उसमें हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मुख्यतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। और जनसंख्या, देखो, जनसंख्या वितरण से ही जनसंख्या घनत्व जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण ज्यादा मिलेगा, निश्चित सी बात है वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा ही देखने को मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व की दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जनसंख्या वितरण के जो कारक मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए, उन्हीं में से कुछ कारकों को अलग से निकाला गया। कारक तो वही हैं जो जनसंख्या वितरण से संबंधित थे, लेकिन घनत्व के दृष्टिकोण से उनमें से कुछ कारकों को अलग निकाल लिया गया। और उन अलग कारकों को निकालकर उनको अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कारक उन्हीं में से निकाले गए हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए कौन कौन से हैं। इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक भौतिक कारकों के रूप। कौन से कारकों के रूप में? भौतिक कारक। अब भौतिक कारक को कोई भौगोलिक कारक भी कहा जाता है। इसमें बाई चांस आपको भौतिक कारक की जगह भौगोलिक कारक दे दें मेन एग्जाम में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भौतिक कारक है वो क्या कहलाएंगे? भौगोलिक कारकों के रूप में जाने जाएंगे। और दूसरा जो पार्टीशन बन जाएगा बच्चों को बनेगा आर्थिक कारक के रूप। इसके रूप में आर्थिक कारक। अब ये दोनों जो कारक थे, भौतिक और आर्थिक, ये पहले से ही किसमें शामिल किए गए? जनसंख्या वितरण में भी शामिल किए गए। भाई हमने जैसे भौतिक में क्या क्या शामिल किया जाएगा? भू-आकृति कैसी है, धरातल की बनावट कैसी है, भू-आकृति, ठीक है। दूसरा क्या शामिल किया जाएगा? जलवायु संबंधी जो दशाएं होने वाली, जलवायु कैसी है, जलवायु संबंधी जो दशाएं वो कैसी। उसके बाद में मृदा की स्थिति, और उसके बाद में आ जाएगा आपका जल उपलब्धता। कौन सा जाएगा? जल उपलब्धता वाली जो स्थिति को इसमें शामिल कर दी जाएगी, जल उपलब्धता। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण में भी शामिल की गई थी, विश्वव्यापी कारकों के रूप में और प्रादेशिक कारकों के रूप में। इनको पहले ही हम जनसंख्या वितरण में शामिल कर चुके, लेकिन अब इनको उससे थोड़ा अलग निकालकर जनसंख्या घनत्व के रूप में परिभाषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण में से ही निकाले गए हैं। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से कुछ मेन कारकों को निकालकर यहाँ पे भौतिक और आर्थिक कारकों के रूप में क्या किया गया? परिभाषित किया गया। ऐसी जो दशाएं होती हैं वो किसमें शामिल की गई हैं? भौतिक कारकों। अब हम चलते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कौन से होंगे? ऐसे सभी कारक जिनसे या तो पूंजी की प्राप्ति हो रही है, पूंजी का आना जाना, आय व्यय की जो प्रक्रिया होती है, जिनसे मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ऐसे सभी कारकों को बच्चों किसके रूप में जाना जाता है? मुख्य रूप से आर्थिक कारकों के रूप में जाना जाता है। तो कौन कौन से आर्थिक कारक? सबसे पहले देखिए खनिज, ठीक है। और खनिज के साथ साथ में आप देखिए नगरीकरण, इसके साथ साथ में देखिए औद्योगिकीकरण, और अंत में आप ऐसा भी कर सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कारकों के रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं बच्चों जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में जाने जाते हैं। जनसंख्या घनत्व की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है अलग अलग भागों में अलग अलग, उसके पीछे किन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भू आकृति, भौतिक जो कारकों में भू आकृति। देखिए आपने विश्वव्यापी कारकों के अंदर एक कारक पढ़ा था धरातल, क्या पढ़ा था? धरातल। और आपने जो प्रादेशिक या प्राकृतिक जो कारक थे वहां पे भी बिंदु पढ़ा था भूमिकी बनाओ। उन दोनों का ही समावेशित स्वरूप कौन सा? भू आकृति। भू आकृति का मतलब भू यानी पृथ्वी, आकृति का मतलब यहाँ पे कैसी दशा, इस तरह आकृतियां। तो धरातल के ऊपर मिलने वाली जो दशाएं होती हैं उनको भू आकृति कहा जाता है। भू आकृति शब्द की उत्पत्ति जियोमॉर्फोलॉजी शब्द से हुई है, जियोमॉर्फोलॉजी। अब ध्यान दीजिए जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तो भू आकृति का मींस भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। यहाँ तीन शब्द इंक्लूड हैं, फर्स्ट जियो, सेकंड मॉर्फो और थर्ड लॉजी। तीन शब्दों से मिलकर हमारा एक शब्द बना है भू आकृति। तो यहाँ पे जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ये जो मॉर्फो शब्द है इसका मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन करने वाला जो विज्ञान होता है उसको किसके नाम जानते हैं? भू आकृति विज्ञान के नाम। तो भू आकृति का मतलब है धरातल पर कैसी स्थितियां पाई, उच्चावच कैसे पाए, कहाँ पठार मिल रहे, कहाँ पर्वत मिल रहे, कहाँ मैदान मिल रहे, और कहाँ पर अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं से बनने वाली बहुत सारी अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थितियों का निर्माण हुआ है। तो ऐसी सभी धरातलीय दशाओं का अध्ययन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भू आकृति विज्ञान। अब सीधी सी बात है बच्चों, जहाँ पे पर्वत मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ भूमि मिलेगी, वहां पे क्या जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी? सीधी सी बात नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि न तो मकान बनाने में वहां पे परेशानी होने वाली है, न पर्याप्त ढंग से वहां पे सड़क मार्ग बन सकते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ भूमि है, ऊंचे नीचे भूभाग है, तो सड़क मार्ग भी नहीं बन सकता, रेल मार्ग भी नहीं बन सकता, कृषि वहां पे ढंग से नहीं हो सकती। और जहां ऐसी प्रतिकूल दशाएं मिलेगी वहां जनसंख्या का वितरण भी कम मिलेगा, और जब जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा सीधी सी बात है घनत्व कम पाया जाएगा। दूसरा जो पैटर्न आता है बच्चों जलवायु। देखो जलवायु का मतलब होता है लंबे समय तक मौसम संबंधी दशाओं के अध्ययन करने की प्रक्रिया। जब हम छोटे संदर्भ में अध्ययन करते हैं, छोटी अवधि के संदर्भ में, लघु अवधि के संदर्भ में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन शक्ति का अध्ययन करते हैं तो मौसम कहलाता है। तो लघु अवधि के संदर्भ में तो क्या होता है? मौसम होता है। और दीर्घकालीन अवधि के संदर्भ क्या कहलाती है? जलवायु। तो जलवायु में तापमान को भी शामिल किया गया है, वर्षा को भी शामिल किया गया है, साथ साथ में वायुदाब को भी शामिल किया जाता है, पवन संचरण को भी शामिल किया जाता है। तो ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर जलवायु संबंधी दशाएं प्रतिकूल मिलती है वहां जनसंख्या वितरण कम मिलने के कारण जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। जैसे विश्व के जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर जलवायु कैसी कठोर, ठंडी जलवायु, ध्रुवीय प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, तो वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, सतत हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिलती है। तो सोचिए ऐसी स्थिति में क्या जनसंख्या वहां ज्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। इसी कारण ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसे ही जहां तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है, मरुस्थलीय जो भाग होते हैं वो भी प्रतिकूल क्षेत्र होते हैं, इसी कारण वहां भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा मिल सकती है? जहां न तो अधिक गर्मी है न ज्यादा ठंड की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में ज्यादा बरसात होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो वर्ष भर बरसात होती है, रोजाना बरसात होती है, तो चारों ओर पानी भरा रहता है, सदाबहार वन बन जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा नहीं मिलती। इसी कारण में जनसंख्या का वितरण कम होने के साथ साथ जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया। ठीक है। मिट्टी जहां उपजाऊ होने वाली है, जितनी मृदाएं ज्यादा उपजाऊ होंगी उतना ही जनसंख्या का वितरण अधिक मिलने वाला है, और जितना जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा उतना ही जनसंख्या घनत्व भी क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जो होती है बच्चों वो विशेष रूप से यदि हम ये मान के चलें कि किसी भी क्षेत्र में वहां रहने वाली जनसंख्या के लिए हानिकारक स्थिति के रूप में शामिल की जाती है। काली मृदाओं के जो क्षेत्र हैं उनमें उपजाऊपन की मात्रा पाई जाती है। नूतन कांप और जलोढ़ जो मृदाएं होती है वो उपजाऊपन की स्थिति को दर्शाती है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वितरण मिलने
मिलता है और अधिक जनसंख्या वितरण मिलने के कारण जनसंख्या घनत्व की स्थिति भी अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत जो दलदली मिट्टी है, पीट मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, खारी मिट्टियां होती है, वहां जनसंख्या रहना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कृषि वहां पर संभव नहीं हो पाती या पर्याप्त मात्रा में वहां फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा और जनसंख्या का वितरण कम मिलने के कारण वहां जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आया, जल की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता। देखो जहां पानी नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता और बिन पानी के मानव रह भी नहीं सकता। तो जहां पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होती है वहां लोग रहते हैं और जहां पर सूखे की स्थिति होती है, जैसे मरुस्थलीय भाग है, तो वहां पे जब सूखा पड़ गया, पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पानी नहीं है, खेती करने के लिए पानी नहीं है, तो वहां जनसंख्या कैसे रह सकती है? इसी कारण पानी की अनुपलब्धता वाले जो क्षेत्र होते हैं जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से निर्जन क्षेत्र होते हैं और इसी कारण वहां पे जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है।